ठीक है। तो हमने कल तक क्या किया था? कल तक हमने केपीआई टाइल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स के बारे में पढ़ा था, राइट? जैसे हमने एक मेजर बनाया था हाई वैल्यू सेल्स का। उससे हमें पता लगा कि कहाँ पे हमारी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा वाले कस्टमर्स हैं, है ना? उससे हमें पता लग सकता है कि कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है इन सेलिंग लाइक एक्सोटिक प्रोडक्ट्स या इंपोर्टेड प्रोडक्ट, जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं वो हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हमें वो इससे पता लगा था। एंड हमें पता लगा था कि कहाँ से हमें सबसे ज्यादा पैसे बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हाई वैल्यू कस्टमर ज्यादा है, जहाँ पे हाई वैल्यू सेल्स ज्यादा है, वहीं से हमें सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे। तो if आप ओवरऑल इसका देखोगे, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल सेल्स भी वहीं से सबसे ज्यादा है ना? तो ये भी हमें पता लग रहा था। तो ये रहते हैं आपके बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मेजर्स। ठीक है। सो वो आपके उधर केपीआई टाइल्स हो गए। ठीक है। ये आपके हो गए मेजर्स। सर केपीआई टाइल्स में 3 चीजें ही आती है ना सिर्फ? नहीं, केपीआई टाइल्स में आप कुछ भी डाल सकते हो, हमारे टेबल के हिसाब से उसमें सिर्फ तीन चीजें आएंगी। टोटल केपीआई सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल टोटल क्वांटिटी। ठीक है। अब लेट्स से आपके पास टोटल कॉस्ट होती तो टोटल कॉस्ट भी आती, अगर रेवेन्यू होता तो टोटल रेवेन्यू भी आता। बेसिकली किसी भी कॉलम का आप टोटल करके जब एक कार्ड फॉर्मेट में दिखाते हो तो दैट इज योर केपीआई टाइल। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस। हमने केपीआई टाइल्स कर ली थी। ठीक है। ओके 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 ओके, हमने कैलकुलेटर फिल्टर वाला ये कर लिया। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पर। ठीक है। तो एक नया मेजर हम क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अब ये है क्या? जैसे हमारे पास सेल्स का कॉलम है, हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम है, तो जो सेल्स हुई है उसी में से तो प्रॉफिट आया हाँ। है ना? तो पर सेल हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहे हैं, उस चीज को हम निकालेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट निकालना है हमारे को। प्रॉफिट हमारे पास है, हमें परसेंटेज निकालनी है कि सेल्स की कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है। हम पर ऑर्डर पे जो सेल कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट हम प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब इसको निकालने का पॉइंट क्या है? पॉइंट इज कि जब आप सिंपल प्रॉफिट का एक ग्राफ प्लॉट करते हो, तो जब बड़ी सेल्स की वैल्यू होगी प्रॉफिट की वैल्यू बड़ी होगी, जब छोटी सेल्स की वैल्यू होगी तो प्रॉफिट की वैल्यू छोटी होगी। अब आप उस प्रॉफिट का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो वैल्यू छोटी बड़ी होती रहेगी। तो यू कैन नॉट से ना कि मेरी कितना मार्जिन में एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, राइट? हम ये बता नहीं सकते कितना मार्जिन में एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज इज कि लेट से 100 में से 10 का प्रॉफिट किया तब भी वो 10% है, 1000 में से 100 का प्रॉफिट किया तब भी वो 10% है। तो परसेंटेज एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? लग नहीं रहा कि आपको समझ आ रहा थोड़ा समझ आया स्टार्टिंग का, पर जो एंड हुआ वो है। है। बेसिकली द पॉइंट इज कि जब लेट से मेरे पास दो एंट्रीज हैं कि एक मैंने $100 की सेल करी है, उसमें से मेरा $10 प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। ठीक है। देन मैंने $1000 की सेल करी है और उसमें से मेरा $100 प्रॉफिट है। ठीक है। अब मैं सिर्फ देन एंड 100 का प्रॉफिट प्लॉट कर दूंगा तो मेरे को तो ये लगेगा ना कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा, हाँ। है ना? 10 से 100 पे जंप तो काफी इंक्रीज है। बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली तो स्टेबल है, हाँ, क्योंकि हमारा वो भी तो पड़ा है। सेल वैल्यू भी तो सेल बढ़ गई, सेल। है ना? तो एक्चुअल जो प्रॉफिट की वैल्यू रहेगी वो तो परसेंटेज से आएगी, क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें सेल भी फैक्टर इन होगी और प्रॉफिट वैल्यू भी फैक्टर इन होगी। तो हमें पता लगेगा कि हर एक सेल वैल्यू का कितना परसेंट हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड हो गया ना कि जितनी मर्जी बड़ी सेल हो, जितनी मर्जी छोटी सेल हो, परसेंटेज इज स्टैंडर्ड, राइट? और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज में ही बात करेंगे कि हम इतना परसेंट प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। हमें जब इंक्रीज भी करना है तो ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे को $10 का जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है उसको मेरे को $15 करना है। वो तो $1000 की सेल के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बोलूंगा 10% का जो मेरा प्रॉफिट है उसको मेरे को 15% करना है, राइट? तो इसलिए आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर बेसिकली कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट वैल्यूज। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फैक्टर है। इट इज लाइक प्रिटी क्लियर पिक्चर देता है हमें ये हमारे डेटा की। ठीक है। तो उसको बनाएंगे कैसे? अगेन आप एक न्यू मेजर क्रिएट करोगे जो आपने कल सीखा ही था। तो एक नया मेजर क्रिएट कर लो। कौन सी टेबल में? आप इसको ऑर्डर वाले टेबल में क्रिएट कर लो।
क्या है नया मेजर क्रिएट? नहीं, क्या हो गया? हाँ तो मेजर तो नया क्रिएट कर लिया ना, अब आपको नेम वगैरह तो पूछ रहे हो बस। ठीक है, इस पे चलते हैं आप। अब देखो मैं अभी साथ साथ करता हूँ। तो सिंपली मैं अपने ऑर्डर वाले टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, देन आई विल गो टू मॉडलिंग एंड क्लिक ऑन न्यू मेजर। इससे मेरा एक नया मेजर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मेरी एक क्वेरी आ जाएगी। ठीक है, इसमें मेरे को अपनी टेक्स्ट क्वेरी डालनी है। तो सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज का टेबल बनाना है, मेजर बनाना है बेसिकली, राइट। तो मैं नाम रख सकता हूँ प्रॉफिट पीसीटी पीसीटी। अच्छा परसेंटेज, ठीक है ना। तो प्रॉफिट पीसीटी मैंने प्रॉफिट परसेंटेज रख दिया। ठीक है, अब परसेंटेज निकाली कैसे जाती है? यू विल डिवाइड योर प्रॉफिट बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, क्लियर है ना। सो अब डिवाइड इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते हम। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड डिवाइड। तो DIVIDE डिवाइड का एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब हमें ऊपर क्या चाहिए? न्यूमरेटर ऊपर होता है वो तो पता ही है। चाहिए क्या, वैल्यू क्या चाहिए हमें? जब आप, हाँ प्रॉफिट चाहिएगा। तुम रैंडम क्या बोल रहे थे? मतलब आप कह रहे थे ना वैल्यू कौन सी लेनी है, मैंने कहा एक बार रैंडम वैल्यू लेके देख लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे। रैंडम वैल्यू लेके देख लेंगे। मैंने अभी बताया ना कि यू विल डिवाइड योर प्रॉफिट बाय योर टोटल सेल्स, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं। तो हम सबसे पहले एक मेजर लेंगे विच इज कॉल्ड टोटल सेल्स, हम इसमें डालेंगे। ठीक है, यही वाली सॉरी टोटल प्रॉफिट पहले, टोटल प्रॉफिट आएगा पहले क्या? ये वाली जो हमने यहाँ जो नए मेजर क्रिएट किए थे, हाँ उन्हीं को यूज करेंगे हम। फिर देखो पॉइंट ऑफ द टोटल सेल मेजर हम बनाने का हमारा पॉइंट क्या था कि हम उस मेजर को ना फिर रैंडम डेटा के साथ भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि टोटल सेल्स अगर हमने पूरे डेटा के ऊपर लगाया तो उसने पूरे कॉलम का टोटल कर दिया। अब लेट्स से मैं 5 उसके ऊपर लगा रहा हूँ, 5 रोज के ऊपर लगा रहा हूँ, तो 5 का मेरे को टोटल करके देगा। ठीक है, ये फायदा है एक मेजर क्रिएट करने का इंस्टेड ऑफ एडिंग अ प्रॉपर कॉलम। मेजर मेरा डायनेमिक होता है, मैं उसको डिफरेंट डेटा के साथ भी यूज कर सकता हूँ। नहीं मतलब समझ आया ना। एक डेटा है मेरे पास, कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं एक्सेल की बात करूँ सिंपली, और मेरे को टोटल सेल्स निकालनी है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं उस पूरे कॉलम का सम कर दूंगा, है ना, राइट। बट लेट्स से कि अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हर 5 5 का सम चाहिए कि पहली 5 रो का सम आ जाए, उसके बाद अगली 5 रो का सम आ जाए, उसके बाद अगली 5 रो का सम आ जाए। तो उसके लिए तुम्हें अलग अलग फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, है ना, अलग अलग करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। तो ये होता है स्टैटिक मेथड कि आप अपने फॉर्मूले के अंदर डिफाइन कर रहे हो कि मेरे को इन रोज का सम चाहिए, मेरे को इन रोज का सम चाहिए, या मेरे को पूरे कॉलम का सम चाहिए। ये होता है स्टैटिक मेथड। जब हम मेजर क्रिएट करते हैं ना, ये होता है हमारा डायनेमिक मेथड। डायनेमिक मेथड में क्या होगा कि जो आपने एक टोटल सेल्स का मेजर क्रिएट किया, ठीक है, अब जो डेटा आपका सिलेक्टेड है उसके हिसाब से आपकी टोटल सेल्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेट्स से आपने 5 रो सिलेक्ट करी तो टोटल सेल्स की वैल्यू 5 रो की रहेगी, आपने 6 करी तो छठी भी ऐड हो जाएगी उसमें, आपने 4 पे 4 रो सिलेक्टेड है तो सिर्फ 4 रो का टोटल सेल्स बताएगा वो। इस तरीके से डायनामिक होता है मेजर, इसलिए फायदा होता है इसका। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंटेज भी डायनामिक इसीलिए बना रहे हैं कि लेट्स से वी हैव टू प्लॉट सिर्फ मेरे को कि 2014 का मैं डेटा प्लॉट कर लूं, ठीक है। अगर मैंने प्रॉफिट परसेंटेज पूरे का निकाल रखा है तो पॉइंट ही नहीं है उसको प्लॉट कर पाने का, कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, डाटा ही गलत होगा। बट क्योंकि डायनामिक है तो सिर्फ जितनी भी एंट्री 2014 की है वो आएंगी इसमें, उसी का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होगा। ये फायदा है, अब समझ आया। फिर इसलिए हम मेजर्स के अंदर भी मेजर्स ही ले रहे हैं, क्योंकि मेजर्स के अंदर आप अगर एक्चुअल वैल्यू लोगे तो फिर वो स्टैटिक की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस एंड सर बेसिकली मेरे में ना प्रॉफिट पीसीटी में एक टाइप सा आ रहा है नेम प्रॉफिट पीसीटी में। और सारे टेबल तो भी इसके लिए आ रहा होगा ना, तब के बारे में हाँ एक बार पूरे कमांड होंगे उसके बाद देखते हैं। ठीक है, वी हैव डन अवर टोटल प्रॉफिट। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर हमारा प्रॉफिट हो गया, डिनोमिनेटर क्या होगा? सेल्स सेल्स, सेल्स एक Sales. टोटल सेल्स। ठीक है,
तो Say न्यूमरेटर next one, कॉमा एंड देन उसके आगे हाँ कॉमा करके अब उसके आगे लिखोगे, सिंगल लाइन क्वेरी है, बहुत ज्यादा लंबी क्वेरी नहीं लिखनी है हमें, ठीक है। total quantity. टोटल सेल्स तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बाय सेल्स करोगे ना, उसी तरीके से है, बस ये टोटल प्रॉफिट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर आता है, टोटल सेल्स इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे आता है ना। अब इसके बाद हमें एक चीज और देनी पड़ती है इसमें, विच इज योर ऑल्टरनेट आंसर, ठीक है, विच इज योर ऑल्टरनेट आंसर। ऑल्टरनेट आंसर क्या होता है, ऑल्टरनेट आंसर इज कि मान लो फॉर सम रीजन आपका टोटल प्रॉफिट या टोटल सेल्स की वैल्यू 0 आ रही है, कुछ भी डेटा नहीं सिलेक्ट किया आपने, टोटल सेल्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो अब डिवाइड बाय 0 का एरर आ जाएगा कि टोटल प्रॉफिट लेट से 10 है मेरा, फिर मैं 0 से डिवाइड करूंगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो एरर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उस केस में अगर कोई एरर आता है, सो वी गिव अ ऑल्टरनेट आंसर कि मैं कॉमा करके आई विल राइट अ 0, मतलब कि जब भी कोई एरर आए तो आंसर मेरा इंस्टेड ऑफ एरर 0 मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, comma कर total sales comma. ठीक है, इस तरीके से अब ब्रैकेट क्लोज करो. ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। और अभी हमने क्या किया कि हमने सिर्फ इसको डिवाइड किया है, बट द परसेंटेज फॉर्मूला इज डिवाइड करने के बाद इनटू 100 भी करना होता है, सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है, सो वी कैन पुट स्टार 100, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का सिंबल यूज करते हैं, स्टार 100, क्लियर है, सिंपल इनफ है ना, सिंपल इनफ, ठीक है, हाँ इसे रन कर दो, जब टिक करोगे आपका एक मेजर क्रिएट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से, ठीक है। अब देखो हमारा जो टेबल हमारा जो पेज है जहाँ पे हम रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, वो ऑलरेडी फिल हो चुका है जहां तक है ना, उस पर जगह नहीं है, तो अब क्या करते हैं इसको ना डिलीट करने की जगह पे, कि हमें जब और चार्ट्स वगैरह डालने हैं, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ट्स, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ट्स, हम क्या करते हैं एक नया पेज ऐड करेंगे। सबसे नीचे आप देखोगे पेज 1 लिखा है, उसके आगे प्लस का साइन है, राइट, जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हो तो आपका एक नया पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, सिंपल इनफ। अब इसके ऊपर आप दोबारा प्लॉटिंग कर सकते हो। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम ईयर के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं, Year के हिसाब ईयर के हिसाब से, ठीक है, तो आपको पता है कैसे करना है, डेट टेबल में से ईयर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ऑर्डर्स वाले टेबल में से प्रॉफिट परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम एक लाइन चार्ट बना लेते हैं। सर lunch. डे टेबल तो सिलेक्ट हो गया. डेट टेबल नहीं सिलेक्ट करना, डेट टेबल में से ईयर का कॉलम ईयर सिलेक्ट वाले करना, प्रॉफिट परसेंटेज सिलेक्ट कर लो ऑर्डर वाले में से बस, और इसको लाइन चार्ट बना दो, सेकंड रो फर्स्ट विजुअल, प्रॉफिट बेसिकली सेकंड रो फर्स्ट विजुअल, आपका जो एक्चुअल विजुअल आपको बनाना है वो है, एंड जो दो कॉलम्स आपको चाहिए दैट आर ऑर्डर डेट में से ईयर एंड योर ऑर्डर्स में से प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, देखो इस तरीके का विजुअल आपका बनेगा, ईयर सेकंड रो फर्स्ट विजुअल, ठीक है, हाँ मतलब थोड़ी बहुत हमारी वैल्यूज अलग अलग है तो उस वजह से ग्राफ थोड़े से अलग अलग आते हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। अब सिर्फ इससे ना हमें कुछ पता नहीं लग रहा है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब पता तो लग रहा है कि हमारा मतलब 2014 से 2015 तक प्रॉफिट गिरा है, उसके बाद ग्रो होना शुरू हुआ है ना, हमें ये चीज तो पता लग रही है, बट क्या ये सेम प्रॉफिट के साथ भी थी, हम एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं कंपेयर करने के लिए, प्रॉफिट को भी ठीक है, ईयर के साथ हम ना प्रॉफिट प्लॉट कर देते हैं एक बार, सेम आपका इसी लाइन चार्ट में प्रॉफिट प्लॉट कर देते हैं एक बार अपना ना, सर इसमें प्रॉफिट अलग दिखा रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज अलग दिखा रहा मतलब है. ये दो लाइंस आ गई इस ग्राफ में. नहीं उसी में नहीं, अलग से करना था, कुछ इस तरीके से अलग से करना था, सिर्फ प्रॉफिट ईयर को. अच्छा समझ गए,
इस तरीके से आपको अलग से चार्ट बनाना था एक। ठीक है, हो गया। अब देखो जो आपके दो चार्ट्स बने हैं इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, हम टोटल प्रॉफिट कितना कर रहे थे। तो अगर मैं इसकी बात करूं जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं, तो 2014 में कुछ 3.5 के अराउंड था, 3 to 4 के बीच में। आपकी वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं, बट 2015 में प्रॉफिट परसेंटेज बाय ईयर बता रहे हो। सम ऑफ प्रॉफिट बाय ईयर जो दूसरा बनाया हमने, सम ऑफ प्रॉफिट बाय ईयर। ठीक है, उसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास 2014 में 3300 के आसपास का प्रॉफिट था। 3300 कोई इशू नहीं, वो बेसिकली द सेम थिंग है ना, वो वैल्यूज अलग है तो उसकी वजह से आ रहा है। फिर 2014 से 2015 में गिरा और उसके बाद से ग्रो होता गया है 675 पे आ गए। है ना, राइट। बट इससे हमें क्या पता नहीं लग रहा, ये सम ऑफ प्रॉफिट है। इससे हमें पता लग रहा है कि हमने प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा बनाई है। बट इसमें एक इशू क्या हो सकता है कि मान लो हमारी सेल्स ही ज्यादा हुई है तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनने लगा है। सम ऑफ प्रॉफिट तो वही हो गया ना, कि हमने सेल्स ज्यादा करी इसीलिए हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनने लग गया। तो इसमें सेल्स भी तो हम निकाल सकते हो क्यों? सेल्स भी तो अलग से निकाल सकते हो। हाँ, हम सेल्स अलग से निकाल सकते हैं, आप सेल्स के साथ भी प्लॉट कर सकते हो, राइट। बट अगर आप लेट्स से मैं सम ऑफ प्रॉफिट में सेल्स को भी टिक कर देता हूँ, सम ऑफ प्रॉफिट वाला ग्राफ टिक करके आप सेल्स भी टिक कर दो उसमें। बाय ईयर सम ऑफ सेल्स बाय ईयर मतलब अलग से ग्राफ नहीं बना ना, जो सम ऑफ प्रॉफिट वाला ग्राफ था ना उसी के अंदर सेल्स डालना है। प्रॉफिट के साथ ही डाल दो सेल्स को। बिल्कुल। तो देखो अब एक जो एक्सपीरियंस एनालिटिक है एनालिस्ट है उसके लिए अब ये दोनों ग्राफ सेम है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेल्स स्टैग्नेंट थी, प्रॉफिट गिर के उठा है, यहाँ पे सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहा है ना। बट अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ दिखाऊं तो आप मेरे को नहीं बता पाओगे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट क्या है ना, प्रॉफिट किस रेट से ग्रो कर रहा है नहीं बता पाओगे। बट जो ये वाला ग्राफ है प्रॉफिट परसेंटेज वाला, उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर है ये चीज। क्यों? पहले हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया है ना, उसके बाद से ग्रो होना शुरू हुआ है। बट जो ग्रोथ उसने 2015 से और 2016 पे दिखाई है वो काफी हाई ग्रोथ थी कंपेयर टू 2016 से 2017। 2016 से 2017 में वो फ्लैट लाइन की तरफ जाने लग गया है कि मतलब ग्रोथ कम हो गई है। सेल्स ही तो बढ़ी है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं बढ़ा। किसमें? ये सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ सेल्स बाय ईयर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि आप इन दोनों लाइन को देखोगे तो आपके दिमाग में ये वाला ग्राफ आ जाएगा, है ना, कि जब हमने शुरुआत में सेल्स और ये थी तो प्रॉफिट गिर रहा था, तो ये लाइन सीधा सीधा वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर 2015 से 2016 में प्रॉफिट ग्रो हुआ, 2015 से 2016 में प्रॉफिट ग्रो हुआ है, सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेल्स थोड़ी बहुत ग्रो हुई है ना। बट उसके बाद सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो हुई और प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। तो 2015 से देखो 2016 पे और 2016 से 17 पे देखो, दिख रहा है ना कि ग्रोथ कम हो गई है। ये अगर ग्रोथ सेम रहती तो ये ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, और इसने यहाँ से बेंड ले लिया तो हमारी प्रॉफिट की ग्रोथ कम हो गई। आया समझ, है ना? ठीक है, तो ये था आपका एक और मेजर विच वी कॉल प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली। ठीक है, अब इस पेज पे हम इतना ही रहने देते हैं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं नए मेजर के लिए। ठीक है, हम यही करेंगे कि हर एक मेजर के लिए, हर एक जो नया टॉपिक सीख रहे हैं उसके लिए एक नया पेज ऐड कर लेंगे, ताकि हमें ना रिकॉल करने में इजी रहे चीजों को कि हमने कब क्या कैसे ड्रॉ किया था, और रिकॉल करने में इजी रहेगा इस चीजों को। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन डू वन थिंग कि आप इसको ना पेजेस को रीनेम भी कर सकते हो। पेज को हाँ, पेज 1 पेज 2 लिखा है ना, उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं पेज 1 की बात करूँ, इसमें मेरे केपीआई टाइल्स हैं, तो मैं इसको रीनेम करके केपीआई टाइल्स कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रीनेम करके केपीआई टाइल्स कर लिया। अब मेरे को पता है कि मेरे इस पेज पे केपीआई टाइल्स है। ठीक है, जब एक्चुअली एक पावर बीआई में प्रोजेक्ट करोगे पूरा पूरा
तो देयर विल बी लाइक 10 12 15 20 पेजेस, तो उसमें फिर पेज ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा, पेज 1 पेज 2 लिखा हुआ है तो किस पे क्या लिख के आपने याद ही नहीं रहेगा, तो इसलिए रीनेम करना काफी बेटर रहता है। ठीक है, अब दूसरे वाले में मैंने क्या किया था, ऑन सेकंड पेज वी हैव सम ऑफ प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैं इसका नाम चेंज करके प्रॉफिट परसेंटेज कर दूंगा, तो मैंने इसका नाम चेंज करके प्रॉफिट परसेंटेज कर दिया। अब इसके बाद एक नया पेज और ऐड कर लो। ठीक है, इसके बाद एक नया पेज और ऐड कर लेंगे हम। अब जो हमारा अगला मेजर है, जिस चीज के हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज योर अच्छा, अभी अगला हमारा मेजर नहीं है, हम डेक्स के बारे में सीख रहे हैं, तो मेजर्स बेसिक मेजर्स बनाने आपको आ गए हैं, है ना। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव अवर वेरिएबल्स, हम डेक्स के अंदर वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज अभी हमने सिंपली डिवाइड करके लिख के निकाला था, उसको हम वेरिएबल के थ्रू करके देख लेंगे। ठीक है, हम सेम चीज को वेरिएबल के थ्रू करके देख लेंगे। तो मैं उसी का प्रॉफिट परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं प्रॉफिट परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, चेक नहीं करूंगा, क्लिक करूंगा, तो मेरे पास उसकी क्वेरी खुल जाती है। प्रॉफिट परसेंटेज हाँ, ऊपर उसकी क्वेरी खुल जाएगी, जो क्वेरी आपने लिखी थी। ठीक है, मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा विद द यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो अगेन मेरा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू तक तो सेम रहेगा, उसके बाद मैं वेरिएबल्स का इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है ना। सो अब देखो, हमारे पास दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। एक काम करता हूँ, मैं इनको वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, फिर जब डिवाइड कराऊंगा तो मैं वेरिएबल से डिवाइड करा दूंगा, है ना। अभी तो ये वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ काफी सिंपल एग्जांपल है, बट जब आप और चीज सीखोगे, जब आप एक्चुअल टेक्स्ट क्वेरीज बड़ी बड़ी लिखने स्टार्ट करोगे, तो आपके पास वेरिएबल का काफी अच्छा खासा यूज आएगा कि आप वेरिएबल्स के अंदर प्रॉपर फॉर्मुलाज वगैरह स्टोर करवा पाओगे। ठीक है, तो जैसे अभी भी अगर आपको टोटल सेल्स या टोटल प्रॉफिट को ऑलरेडी एक मेजर नहीं बनाना होता, सिर्फ आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है सीधा, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक वेरिएबल के अंदर टोटल सेल्स का फॉर्मूला स्टोर करवा दोगे, एक वेरिएबल के अंदर टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला स्टोर करवा दोगे, देन उनको आप डिवाइड करवा दोगे। पर माय पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक ना शिफ्ट एंटर कर लूंगा ताकि मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊं। ठीक है, जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यू हैव टू राइट var, ऑल कैप्स var। ये डिवाइड वाला फॉर्मूला तो कर रहे हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू के बाद हम दोबारा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके कि बेसिकली हम चीज सेम ही करेंगे, हम चीज वेरिएबल के उससे हाँ वेरिएबल के अंदर से करेंगे। ठीक है, वैर क्या है सर, वैर का जो होता है नहीं वैर कैर उसमें तो डेटा टाइप हो गया, इसमें वैर बेसिकली शॉर्ट फॉर वेरिएबल। VAR हाँ, VAR ऑल कैप्स। ठीक है, इट इज शॉर्ट फॉर वेरिएबल। हम पावर बीआई को बता रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल नाउ। ठीक है, अब एक वेरिएबल का हम नाम दे देंगे। ठीक है, तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, तो आई विल डू TS। ठीक है, मैं पहले एक वेरिएबल बना दूंगा, VAR के बाद स्पेस स्पेस TS, मैंने टोटल सेल्स के लिए बेसिकली TS लिख दिया है। ठीक है ना, अब इक्वल टू में आई विल राइट टोटल सेल्स। इस तरीके से बस हमारा एक वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। TS is equal to total sales। ठीक है ना, TS मेरा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने टोटल सेल्स दे दी है। ठीक है, अब सेम तरीके से आई विल डू अ एंटर। ठीक है, हाँ शिफ्ट एंटर, केवल रन नहीं करना, अभी नेक्स्ट टाइम आया मैं सेम तरीके से मैं एक वेरिएबल और डिफाइन कर दूंगा फॉर माय टोटल प्रॉफिट। हो गया, है ना, फिर मैंने एक वेरिएबल और डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद मैं लिखूंगा अपना डिवाइड का फॉर्मूला, जो मैंने अभी किया था ना, शिफ्ट एंटर करके आई विल राइट डिवाइड।
एंड डिवाइड के अंदर आई विल डू TP फर्स्ट, देन TS सेकंड एंड देन 0। सर डिवाइड के बाद क्या इक्वल टू लिखूं? नहीं, डिवाइड के साथ ही ब्रैकेट लगता है। ठीक है, अब देखो जब आपने ऐसे ही डिवाइड लिखा तो ये दे रहा एरर, हाँ हेडलाइन से अंडर मार्क हो गया ना, हेडलाइन मार्क हो गई है उस पे, ये दे रहा एरर, क्योंकि अब ना आप डिवाइड को ऐसे ही नहीं यूज कर सकते। जब एक फॉर्मूला है, आपने वेरिएबल्स का यूज किया है, तो बेसिकली आपने एक क्वेरी लिखी है। अब उस पूरी क्वेरी का रिजल्ट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू बनेगी, राइट। आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, जब आपने उन वेरिएबल को यूज करके एक फॉर्मूला बना दिया, तो उसके बाद आपको ना उस पूरी क्वेरी की जो वैल्यू होगी वो आपकी बनेगी प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, तो हमें पावर बीआई को ये बताना पड़ता है कि हाँ मेरी क्वेरी यहाँ पे खत्म हो गई है एंड इसकी वैल्यू मेरे को दे दो। डिवाइड से पहले वी हैव टू राइट रिटर्न। ठीक है, टू टेल पावर बीआई कि हम इसकी वैल्यू अब लेना चाहते हैं, वी हैव टू राइट रिटर्न। डिवाइड रिटर्न नहीं नहीं, पहले डिवाइड से पहले। रिटर्न ठीक है, बेसिकली इट्स लाइक कि जैसे एसक्यूएल में करते थे, हम एक क्वेरी लिखते थे, उसके बाद एक क्लोजिंग वो लगाते थे, सेमीकोलन, है ना। उस क्वेरी को हम जितनी मर्जी लाइन में लिखे, जितनी मर्जी जैसे मर्जी स्पेस देके लिखे, जब तक सेमीकोलन नहीं आता था और एसक्यूएल डजंट एक्सेप्ट दैट एज अ क्वेरी, है ना। और सेमीकोलन से उसको पता लगता था कि अब एक क्वेरी खत्म हो गई है, हमें को इसको एग्जीक्यूट करना है। सेम पावर बीआई में डेक्स क्वेरीज के साथ है, डेक्स लैंग्वेज के साथ है, कि जब तक आप एक क्वेरी के बाद रिटर्न नहीं लिखते हो, जब तक हमारे डेक्स को पता नहीं लगता कि अब एक क्वेरी खत्म हो गई है, अब मेरे को इसका आंसर निकालना है। ठीक है, पॉइंट। अब इसमें आप क्या कर सकते थे, या तो आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करो, लेट्स से पीसीटी या प्रॉफिट परसेंटेज या जो भी किसी भी नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट करो, इसके बाद उसके अंदर डिवाइड का फॉर्मूला दो, देन रिटर्न पीसीटी कराओ, है ना, देन रिटर्न पीसीटी कराओ, या फिर आपसे जैसे था उसका फॉर्मूला रिटर्न करा लो। पर अभी इसको पहले रन करना, अगले वर्जन में लिखना या फिर इसी में? नहीं, डोंट गेट, क्या पूछ रहे हो? जो भी आपने बताया कि उसको इसको मतलब रन कर दे हो, हाँ हाँ, ये वो डन है। दूसरी टेबल पे है। नहीं नहीं, दूसरी टेबल का नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसी को एक मेथड से और लिखा जा सकता था। हाँ, ठीक है, कि जैसे अभी हमने लिखा ये भी ठीक है, एक ही चीज के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, है ना। ये प्रॉफिट पीसीटी वाले ही है ना ये? हाँ, प्रॉफिट पीसीटी वाले में ही था। हाँ, ठीक है। ठीक है, डन हो गया, हमने इसको अपडेट कर दिया। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज पे जाके देखो, कुछ भी आपके जो चार्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ा। नहीं, जो पेज प्रॉफिट परसेंटेज वाला पेज है, उस पे जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बाय ईयर है, उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिकली हमारी जो पहली वाली क्वेरी थी और जो ये वाली क्वेरी है, इसका सॉल्यूशन सेम है, इसका आंसर सेम ही आएगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो ये रहता है आपका वेरिएबल्स। इस तरीके से आप डेक्स क्वेरी के अंदर वेरिएबल्स यूज करते हो। ठीक है, अब लेट्स से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दें, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने अच्छे से समझ आया या फिर नहीं, है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ, इसके बाद हम लूप्स पे जाने वाले हैं। लूप्स मतलब कि एक ही काम को बार बार कराना है अगर हमें, तो उस पे जाने वाले हैं। तो बट उस पे जाने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं कि लेट्स डू कॉस्ट पर आइटम निकालो। ठीक है, कि नया मेजर बनाओ कॉस्ट पर आइटम का। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कैसे होगा। बेसिकली आपको सेल्स को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। सेल्स को क्वांटिटी से डिवाइड करके क्या कॉलम का क्या नाम था हमारे? कॉस्ट पर आइटम, कॉस्ट पर आइटम। बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ सेल डिवाइड बाय क्वांटिटी। हमारा एक आइटम, एक क्वांटिटी की वो आ जाएगी सेल, राइट। मान लो आपने 2 स्टूल बेचे, उसके आपने $150 लिए, तो जब आप 150 को 2 से डिवाइड करोगे तभी तो आपको $75 आएगा एक स्टूल की प्राइस, कॉस्ट पर आइटम। ठीक है, सो आई विल क्रिएट दैट एज वेल, आप भी क्रिएट कर लो। अगेन ये वाला भी ऑटो सॉर्ट टेबल में क्रिएट होगा। एंड रिमेंबर इसमें वेरिएबल्स का यूज करना है।
ठीक है, आप सीधा सीधा मत लिख देना, वेरिएबल्स का यूज करना है। फिर रिटर्न डिवाइड आउटलाइन अच्छा, ये pq डिवाइड बाय ts तो खुद करने दो ना। 0 भी लिखना है साथ में कॉमा। 0 क्यों लिखते हैं? वो तो परसेंटेज निकालने के लिए लिखते हैं 0 तो। नहीं, 0 तो अरे उसको पूछ रहा हूँ ना, तुम दोनों को सेम चीजें बता रहा हूँ मैं, उसको कैसे याद है, तुम कैसे भूल जा रहे हो? pq ts तो पहले सेल्स को करना है या क्वांटिटी को करना है? क्या? पहले सेल्स को करना है सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी बोला है ना। सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी होगा ना। कि मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 2 स्टूल बेचे तुमने $150 के, तो एक स्टूल की वैल्यू कैसे निकालोगे? हो गया। हो गया? क्या लिखे एक बार बताओ। पहले मैंने नेम अच्छा दिया। नहीं, कोई नहीं, छोड़ो, पहले मैं बता था तुमने 0 क्यों लिखते हो डिवाइड में लास्ट में, वो उसका सर जवाब दो। वो तो परसेंटेज निकालने के लिए लिखते हैं। नहीं, रिमेंबर उसको पता है। डिवाइड क्या? ये हो गया। अब तो सही है, देख लो एक बार। नहीं, सही होगा वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, सही है नहीं है वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, पूछ रहा हूँ तुमसे, क्वेश्चन किया है मैंने। में से कसम लगे थे मैंने कुछ कर देखा, सच्ची फुल किया है सच्ची। नहीं, मैं तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ कि लास्ट में जो 0 लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं? ताकि हमारी अगर वैल्यू 0 आए तो वो वैल्यू 0 क्यों आएगी? अगर वैल्यू 0 आ रही तो 0 देगा ही रिटर्न में। अच्छा मेरे को बताओ कि डिवाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है? डिवाइड में सब कुछ डिवाइड होता है, कौन सी एक ऐसी डिवाइड की कैलकुलेशन है जो कि इशू देती है, जो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है जिसको डिवाइड करना? Division by zero. हाँ Sir, सर क्या कह रहे हैं? zero. Division by zero. हाँ जी, डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है, मैथ्स में डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है, तो वो एक पावर बीआई के केस में एक एरर की तरह ट्रीट किया जाता है उसे, ठीक है, वो एक एरर बन जाता है। ठीक है, अब जब हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी डेटा प्लॉट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम एरर तो नहीं दिखाना चाहेंगे ना। ठीक है, एरर बेसिकली हैंडल भी नहीं हो पाएगा पावर बीआई से, राइट?
तो हम लास्ट में एक जीरो इसलिए लगाते हैं डिवाइड वाले फंक्शन में कि जब भी ऐसे अनडिफाइंड वैल्यू आ रही हो तो उसकी ऑल्टरनेट आंसर वो जीरो दे दे, कि जब भी उसके पास डिवाइड नहीं कर पा रहा वो तो उसका आंसर वो सिंपली जीरो दे देगा। आप जीरो की जगह 1 लिखोगे तो वो आंसर 1 दे देगा, 2 लिखोगे आंसर 2 दे देगा। जीरो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अनडिफाइंड इज लाइक अनडिफाइंड का हम जीरो ले सकते हैं, 1 2 नहीं ले सकते, कैलकुलेशन में इशू आ जाएगा, है ना? तो पॉइंट ठीक है। सो इसका जो क्वेरी बनेगी सिंपली आपकी बनेगी कि कॉस्ट पर आइटम मैंने नाम लिखा, ठीक है, इक्वल्स var ts, मैंने tq लिया पहले, ठीक है, एंड देन उसके अंदर मैंने tq के अंदर टोटल क्वांटिटी डाला, देन var ts के अंदर मैंने टोटल सेल्स डाला, ठीक है, फिर मैंने लिखा रिटर्न डिवाइड ts कॉमा tq कॉमा 0, ठीक है, इससे मेरा कॉस्ट पर आइटम आ गया, ठीक है, क्लियर है? रन कर दूं मैं इसे? हाँ रन कर दो। तो ये दिखा रहा है कि मीन मेजर द मीन कॉस्ट पर आइटम इज ऑलरेडी यूज्ड तुमने 2 बार बना दिया, 2 बार ही बना दिया। एक बार तुमने बना रखा होगा कॉस्ट पर आइटम और एक बार तुम और बनाने का ट्राई कर रहे हो, सेम नाम से 2 मेजर नहीं अलाउड है। तो मैं इसको कैसे करूं? देखो ना कॉस्ट पर आइटम तुमने ऑटो सॉर्ट टेबल के अंदर कहाँ बना रखा है, उस पर क्लिक करो, क्वेरी देखो क्या क्वेरी है हाँ हाँ है ना, उसकी क्वेरी देखो, कर देता हूँ। नहीं डिलीट ही होना, उसकी क्वेरी देख लो, सही क्वेरी लिखी हुई है तो उसी को पूरी लिख, लिखी हुई है, तो पूरी लिख लो वहाँ पे, पर लिख भी तो रखी है मैंने नीचे मेजर में। तो वहां से कॉपी करके वहां पे डाल दो। कॉस्ट पर आइटम कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑटो सॉर्ट टेबल के अंदर ही होगा, हाँ, तो बस ठीक है। तो देख रहा हूँ कर रहे हो, ठीक है। अभी इसकी जो प्लॉटिंग होती है वो रहेगी आपकी सिंपली, जैसे कॉस्ट पर आइटम है उसको किस चीज के साथ प्लॉट कर सकते हो आप बताओ? एक आइटम की कॉस्ट है उसको आपको प्लॉट करना है, ठीक है, पर आइटम की कॉस्ट है उसको आपको प्लॉट करना है, तो किसके साथ प्लॉट करोगे? पहले तो बताओ किस चीज के साथ प्लॉट करोगे, उसके बाद पूछेंगे कौन सा प्लॉटिंग करोगे। इसी को ये कॉस्ट पर आइटम कॉस्ट पर आइटम को सबसे पहले तो, क्योंकि प्लॉटिंग के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए होते हैं, या तो हम इसका केपी टाइल बना दें बट वो सिंपली प्लस हो क्या जाएगा सब कुछ, है ना, वो नहीं चाहिए हमें। एक सेल्स डाल सकते हैं, सेल्स कॉस्ट पर आइटम और सेल्स रिलेशन क्या है? मतलब आइटम पर आइटम की बेसिकली यही तो हो गया, कॉस्ट पर आइटम जो है इंटू 2 करके सेल्स आ जाएगा, मतलब इंटू क्वांटिटी करके सेल्स आ जाएगा, रिलेशन क्या हुआ, हमें पता क्या लगेगा उस ग्राफ से जो भी आप प्लॉट करोगे उससे हमें पता क्या लगेगा। अच्छा, कॉस्ट पर आइटम से जनरली तुम क्या देखोगे, ये तुम्हारे पास एक मान लो दुकान है, उसके पास हर आइटम की कॉस्ट है, तो उससे तुम्हें जनरली क्या पता लगेगा, आइटम की कॉस्ट मतलब एक जनरलाइज पिक्चर में, सिंपलीफाइड टर्म्स में बोलूं, मैं बताता हूँ, सिंपलीफाइड टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि कौन सा आइटम सबसे महंगा है, कौन सा आइटम सबसे सस्ता है, कौन सा आइटम एवरेज प्राइस का है, ये सब पता लग जाएगा मेरे को कॉस्ट पर आइटम से, है ना? तो अब मैं इसको आइटम नेम के साथ प्लॉट कर सकता हूँ, आइटम नेम या प्रोडक्ट आईडी हो गया, उनके साथ प्लॉट कर सकता हूँ, है ना, हो जा रहा है ना? अब जब मैं इसको प्रोडक्ट आईडी से प्लॉट करूंगा तो मेरे पास एक ट्री मैप में अगर मैं उसे प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास एक ट्री मैप आएगा जिसके अंदर स्क्वायर्स होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा आइटम मेरा महंगा है, कौन सा आइटम मेरा सस्ता है, ठीक है। तो मैं कॉस्ट पर आइटम लेता हूँ और इसको लेट्स में कर देता हूँ, मैं कैटेगरी के साथ करता हूँ, एक काम करता हूँ इसे, ठीक है, प्रोडक्ट्स में कैटेगरी है ना, मैं उसके साथ इसे प्लॉट करूंगा, ठीक है, और इसका मैं बनाऊंगा एक ट्री मैप, फोर्थ रो फर्स्ट, आ गया ना? अब मेरे में ऑफिस एंड सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है, आपकी मैं लगा रहा हूँ कोई इशू नहीं है, बट इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ऑफिस सप्लाईज मेरी सबसे ज्यादा महंगी है,
टेक्नोलॉजी कंपेयर करूँ टेक्नोलॉजी से भी, तो तब भी, राइट। अब अगर मैं कैटेगरी की जगह पे कैटेगरी अनटिक करके सब कैटेगरी टिक कर दूं, मैंने कैटेगरी अनटिक किया एंड एडेड, कैटेगरी हटा दो। हाँ कैटेगरी को अनटिक किया और मैंने सब कैटेगरी क्लिक कर दिया। हाँ, तो अब देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का एक ग्राफ आ जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्री मैप। जितने भी ये वाले तुम्हारे सारे बॉक्सेस हैं, फर्स्ट थ्री रोज, फर्स्ट थ्री कॉलम्स अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 तक ही है। हाँ हाँ 6 तक जितने भी तुम्हारे पास आइटम्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट के हैं। हाँ मेरे में आइटम्स बहुत ज्यादा हो गए ना, तुमने कैटेगरी ही सब कैटेगरी सब कैटेगरी मेरे में सब कैटेगरी ज्यादा आ रही है, कोई इशू नहीं है। बेसिकली बात सही में बढ़ रही है कि जो आपकी सब कैटेगरी है उसमें वो बता रहा है कि हर एक आइटम का प्राइस कितना है। तो जो फर्स्ट 6 कॉलम्स है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हमारे लिस्टेड है उन सबका प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मे बी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से 7th कॉलम में टॉप से अगर आप देखो, टॉप से एंड तक उन सबका साइज सेम है, तो उन सबका प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो मेरा जो सबसे महंगा आइटम है दैट इज कॉल्ड दिस, क्या नाम है इसका मैं एक बार देखता हूँ। जो फर्स्ट कॉल ये होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो सेल वन 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 का जो सेल होता है दैट इज जस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेसिकली, ठीक है। एक मिनट सॉरी, मैंने प्रोडक्ट आईडी से प्लॉट किया हुआ है क्या? हाँ मैंने गलती से प्रोडक्ट आईडी से प्लॉट कर दिया है। हाँ सब कैटेगरी से करना था वही मैंने, हाँ अभी ठीक आ रहा है। हाँ तो अब देखो अब इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरा लेबल्स, पेपर एंड एनवलप्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस क्या, ठीक है। उसके बाद मेरा फास्टनर्स है, कॉपीज है, एक्सेसरीज है, ये तीनों सेम प्राइस की है। जो मोस्ट एक्सपेंसिव है वो ये 3 है मेरे मोस्ट एक्सपेंसिव, देन सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव ये 3 है। इसमें भी आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि ये सबसे बड़ा है उससे छोटा है उससे छोटा है ना, इसमें डिफरेंस पता लग रहा है। तो इससे आपको पता लग रहा है कि कौन सा मेरा सबसे एक्सपेंसिव आइटम है, कौन सा मेरा चीपेस्ट आइटम है। चीपेस्ट आइटम मेरा दिस वन है, जो लास्ट होता है ना सप्लाईज करके, जो हमारी सब कैटेगरी है वो कैटेगरी से मेरी सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। लेबल्स मेरा सबसे महंगा आइटम है, ठीक है। इसमें क्या है ये कॉपीज क्या कहाँ पे? मेरे कॉपीज कॉपियर्स, ठीक है। आपके में बेसिकली डेटा थोड़ा थोड़ा अलग है ना, जब फिल्टरिंग वगैरह करी तो थोड़ा डेटा अलग हो जाता है, तो उस वजह से ये आ जाता है, मशीन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेटा अलग अलग आता है, कोई इशू नहीं है, बट दिस इज हाउ यू बेसिकली विजुअलाइज एवरीथिंग, ठीक है, ठीक है। इस पेज का क्या नाम है? इस पेज का नाम कुछ भी रख दो, हाँ उस पर आइटम रख लो, जैसे मैं सिंपली कॉस्ट रख दूंगा, मैं इस पेज का नाम सिंपली कॉस्ट रख दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि इस पे मेरा एक ही चार्ट है तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं पूरे पेज पे इस चार्ट को एक्सपैंड कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे आप एक्सपैंड करोगे और इसको ना श्रिंक एक्सपैंड करके देखो, आपका जो ट्री मैप है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, मतलब डेटा चेंज नहीं होएगा बट कैसे प्लेसमेंट हो रही है वो चेंज होती रहेगी, है ना। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, ये था आपका बेसिकली मेजर्स का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक काइंड ऑफ मेजर और है, मतलब मेजर तो काफी सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट एक और अभी हम पढ़ने वाले हैं, विच इज जैसे हम सम करते हैं, एवरेज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पता ही है आपको। अब इसमें ना एक फॉर्मूलाज होते हैं, एवरेज एक्स, सम एक्स, डिवाइड एक्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हम पर रो के हिसाब से एडिट कर रहे हैं, ठीक है। हम पर रो के हिसाब से एडिट कर रहे हैं। बेसिकली मैं एक एग्जांपल लूं कि प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज कितनी सेल्स दे रहा है मेरे को, ठीक है। और मेरे को ये निकालना है कि एक प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज मेरे को कितनी सेल्स देके जा रहा है। सो वो जैसे जैसे मेरा डाटा आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से वो एवरेज का जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा होगा। मान लो मेरे पास 10 वो है एंट्रीज, 10 रोज है
है ना। और प्रोडक्ट है 1, 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले एंट्री 1 की, ठीक है, टोटल एंट्री भी 1 ही थी, तो अभी 100% ऑफ द सेल्स 1 ने दिया। फिर अगली एंट्री आ गई फिर से 1 की, टोटल एंट्री भी 2 ही थी, उस दो में से दोनों वही उसी प्रोडक्ट की एंट्री थी, अभी 100% रहा। अगली एंट्री आ गई 2 की, अगली प्रोडक्ट की एंट्री आ गई मेरी 2 की, प्रोडक्ट 2 की, लेट्स से चेयर, टेबल एंड पेन, ठीक है। पहली एंट्री थी मेरी चेयर की, ठीक है, तो चेयर ने टोटल मेरे को सेल्स कितनी थी 100%। दूसरी एंट्री भी चेयर की थी, अब कितनी थी, पहली एक एंट्री थी चेयर की थी वो 100% हो गई, अब दूसरी एंट्री भी चेयर की है, तो अब मेरी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100% ही रहेगी। नहीं, जब दोनों एंट्री चेयर की परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, फेवरेबल अपॉन टोटल इंटू 100। तो पहले वाले केस में क्या था, फेवरेबल था 1, पहली एंट्री चेयर की थी, टोटल था 1 इंटू 100%। दूसरे केस में क्या हुआ, फेवरेबल हो गए 2, फिर दूसरी एंट्री भी चेयर की है, और टोटल हो गए 2, 2/2 इंटू 100, अगेन 100%, ठीक है। तीसरी एंट्री आगे मान लो लेट से टेबल की, तो अब चेयर की परसेंटेज कितनी हो गई, 66%। 100 को 3 से डिवाइड कर दोगे 100% होता है, उसमें से 3 आपकी टोटल एंट्री हो गई, लेकिन हमारी फेवरेबल एंट्री कितनी थी 2, तो 2/3 इंटू 100 दैट इज बेसिकली 66 पॉइंट समथिंग, है ना यार, मैं राउंड अप कर लूँ तो 66%, है ना। तो ये होता है एवरेज एक्स का मतलब, या सम एक्स का मतलब, या फिर आपका डिवाइड एक्स का मतलब, क्या पर रो के हिसाब से उसे आइटरेट करते हो, तो हम आइटरेटिंग फंक्शंस बोलते हैं बेसिकली, जब पर रो के हिसाब से उसे आइटरेट करते हो, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको कर लेते हैं, एक हम नया मेजर क्रिएट कर लेंगे, और वाली टेबल में कर लो, ठीक है। आज मैं ट्राई करूंगा, आपको ना एक असाइनमेंट भी दे दूंगा, जो मैंने काफी कुछ कर लिया है ना। और इसका नेम हम रख सकते हैं लेट्स से एवरेज प्रॉफिट कर लो, प्रॉफिट पे लगाएंगे क्योंकि हम, या एवरेज सेल्स कर लो, सेल्स पे लगाते हैं, राइट। सेल्स, अभी हम जैसे सेल्स की बात कर रहे थे, सेल्स की ही बात करते हैं, ठीक है। एवरेज सेल्स कर लो, तो हम एक अपने ऑर्डर वाले टेबल में न्यू मेजर क्रिएट करेंगे, सो ऑर्डर वाले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन मॉडलिंग, न्यू मेजर, एंड इसके अंदर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सो इसका नाम रखते हैं हम मैंने रखा एवीजी सेल्स रखा मैंने, ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं रखना, एवीजी सेल्स बेसिकली एवरेज सेल्स, ठीक है। अब इसमें मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। और जो मेरा फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी एवरेज एक्स, ठीक है, एवरेज एक्स, एंड एवरेज एक्स क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है, तो उसके आगे आई विल पुट ब्रैकेट, ठीक है। मैंने ब्रैकेट लगाए, अब उसके बाद मैं इसको दूंगा वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हमें देनी पड़ती है फर्स्ट वन एक वैल्यू, क्या, अच्छा, हमें इसमें देनी पड़ती है एक वैल्यू, वैल्यू का मतलब है हम किस कॉलम पे ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो वी विल डू दिस बाय प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से हम, हर एक प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से बेसिकली हमारा जो कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, वो डिफाइन किससे हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी से ही ना। ये एक स्टूल है तो उसकी एक प्रोडक्ट आईडी होगी, चेयर की एक प्रोडक्ट आईडी होगी, आपके 2 बस स्टूल बिके अलग अलग दिन, तो प्रोडक्ट आईडी तो सब सेम रहेगी, बेसिकली जो मैंने नेम वाला एग्जांपल दिया था वो हम प्रोडक्ट आईडी से हैंडल कर सकते हैं वो चीज, राइट। तो वी विल राइट वैल्यूज, एवरेज एक्स के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर हमने लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर वी विल गिव प्रोडक्ट ऑर्डर्स में से, प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी,
इस तरीके से अभी तक मैंने दिया है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद आई हैव टू टेल कि मेरे को वैल्यूज का तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आई हैव टू टेल कि मेरे को किसके बेसिस पे ये निकालना है। हम सेल्स के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो विल सिंपली राइट टोटल सेल्स। सेम में लिख लो, नीचे वाले में लिख लो, डजंट मैटर, टोटल सेल्स, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो ये बना मेरा एवरेज सेल्स का, ठीक है। ये बना मेरा बेसिकली एवरेज सेल्स का मेजर, ठीक है। ये मेरा बेसिकली एवरेज सेल्स का मेजर। एंड इसको और एक मोर डिफाइंड वे में मैं बताऊं तो दिस इज माय एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट मेरे को ऑन एन एवरेज कितनी सेल लाके दे रहा है, ठीक है। फिर कई प्रोडक्ट ज्यादा भी लाके देंगे, मतलब कई प्रोडक्ट्स कुछ आपकी ज्यादा सेल्स लाके देंगे, कई कम लाके देंगे, तो ना एवरेज हर प्रोडक्ट मेरे को कितनी सेल दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसको रन कर दो। हाँ, इसको रन कर दो। एवरेज सेल्स हमारा क्रिएट हुआ, उसके बाद हमने एक नया पेज क्रिएट किया। एंड लेट्स डू वन थिंग कि हम अब एवरेज सेल्स को प्लॉट करते हैं। तो मैं एवरेज सेल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एवरेज सेल्स कितना हो रहा है, एंड इसको मैं प्लॉट करता हूँ और लेट्स से विद कैटेगरी प्लॉट करता हूँ मैं इसे। मेरी हर कैटेगरी मेरे को ऑन एन एवरेज कितनी सेल्स दे रही है। इसका मैं सिंपल सा एक चार्ट बनाऊंगा, बार चार्ट। कुछ इस तरीके से आपका बार चार्ट बन जाएगा, है ना। क्लियर है। क्या क्या डाला है? इसमें मैंने एवरेज सेल्स डाला है जो अभी हमने बनाया था, एंड उसको मैंने कैटेगरी के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक सिंपल सा बार चार्ट बन गया। बार थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो दैट डजंट मैटर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये था हमारा एक आइटरेटिंग, इसको हम बेसिकली आइटरेटिंग मेजर कहते हैं। इसका नाम एवरेज सेल्स ही लिख दो। हाँ, एवरेज सेल्स नाम लिख दो, इसको हम कहते हैं आइटरेटिंग मेजर है, आइटरेटिंग मेजर। आईटी रेटिंग। हाँ, आइटरेटिंग का मतलब जो हर रो पे एक एक करके वर्क करेगा, क्योंकि ये हर एक रो पे एक एक करके आ रहा है, इसको हम इसलिए आइटरेटिंग मेजर कहते हैं। और आइटरेटिंग को आप डिफाइन या फिर सिंबलाइज कैसे करते हो, एक्स के साथ। तो हमने यहाँ पे एवरेज एक्स लिखा था ना, इसमें यहाँ पे जाओ, ये रहा मेरा एवरेज सेल्स ना। देखो हमने यहाँ पे एवरेज एक्स लिखा था। सिंपल एवरेजेस कि आप एवरेज निकाल रहे हो, बस एवरेज एक्सेस आप आइटरेट करते हुए एवरेज निकाल रहे हो, हर एक रो की आप एवरेज निकालते चल रहे हो, ठीक है। क्लियर। तो आज के लिए फिर क्लास आपकी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल हम अपना डेस्क को कंप्लीट कर देंगे, ओके। चलिए, थैंक यू गाइस। सर हाँ जी, बोलिए। सर जो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स हैं और रिकॉर्डेड हाँ वाले, जी। उनका लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को नहीं समझ आ रही, जैसे मैंने बीच में 2 क्लास छोड़ दी थी तो अच्छा अच्छा, और नो इशू। उसके लिए ना, जैसे सुनिए सुनिए, उसके लिए ना ग्रुप पे एक मनीत जी होंगे, उनका नंबर होगा ग्रुप पे ना। जी हाँ, उनको एक बार पिंक कर लीजिए, जो रिकॉर्डिंग है उसकी, जो यूट्यूब, उनको बोलिएगा कि यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दो, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। उसके जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं वो पूरी क्लासेस होती हैं सारी। ओके सर। और सर ये क्लासेस जो है, जैसे जो ये बैच चल रहा है, इसकी डे क्या कौन कौन से हैं, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है किस दिन आना है किस दिन नहीं आना। और डे यहाँ पे ना मंडे का मेरा ऑफ होता है, तो जो ये बैच है ये बेसिकली आपका फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे होता है। ट्यूसडे टू फ्राइडे ना, Okay. क्योंकि लास्ट वीक सैटरडे भी आई थिंक हुआ था, और सैटरडे को मेरी क्लास होती है IIM की, तो उस दिन मेरे लिए पॉसिबल अच्छा नहीं अच्छा, होगा। नहीं नहीं, नो इशू, ये आपका ट्यूसडे टू फ्राइडे रहता ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। है। ओके, तो फिर वेलकम। मंडे में ट्राई कि मैं कल वहीं पे डायरेक्टली आ जाऊँ। सॉरी सॉरी। आई ट्राई कि मैं मंडे ट्यूसडे से वहाँ पे डायरेक्टली सेंटर पे ही हाँ आऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू।